हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, आज समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो करते हैं, शुरुआत करते हैं लेक्चर की, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगली लेक्चर जो होगा आज उसमें बात करेंगे। ठीक है, चलो पारस्परिक समष्टि पारस्परिक क्रियाओं की बात करेंगे। देखो, जीवों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और समष्टि के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में तो पढ़ा था। अब उनकी कुछ क्रियाएं हैं, आपस में इंटरेक्शंस हैं कुछ, उनके बारे में बात करते हैं। पहले आपको ये टेबल देखनी है जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है कि कैसा कैसा इंटरेक्शन होता है उनके बीच में। दो स्पीसीज है, कोई भी जाति हैं अलग अलग, उनके बीच में आपस में कैसा इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपकी सारणी दे रखी है या आपकी जो दे रखी है टेबल दे रखी है, इसमें आपको देखना है, ध्यान से देखना। ये कोई जाति ए है और ये कोई जाति ब है। ठीक है, अगर इनके बीच में सह-उपकारिता है ना, ये दो जातियां हैं, ए जाति या फिर ए या फिर ब। ठीक है, दो जातियां हैं, इनके बीच में अगर सह-उपकारिता, मतलब सह-उपकारिता का मतलब क्या है? अगर इनके बीच में सह-उपकारिता हुई मतलब क्या हुआ कि दोनों का फायदा होगा, है ना। ये जो जातियां हैं वो साथ साथ में रहेंगी और साथ रहने में क्या है, दोनों का अगर फायदा हो रहा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? सह-उपकारिता कहा जाता है। अगर दो जातियां, जाति ए और जाति ब, ठीक है, अगर दोनों का नुकसान हो, भाई दोनों का फायदा हो रहा है, सह-उपकारिता। ठीक है, दोनों का अगर नुकसान हो रहा है, दो जातियां अगर साथ साथ रह रही हैं और दोनों का ही नुकसान हो रहा है, तो वो कंडीशन होती है स्पर्धा। दोनों में क्या है? स्पर्धा है। तभी तो क्या, किसी भी एक चीज के लिए, मान लो खाने के लिए, देखो दो क्या है, चीता है, ठीक है, या चीता मान लो, शेर मान लो, एक चीता एक शेर है। ठीक है, दोनों के, एक हिरण है, ठीक है, दोनों को हिरण वही एक ही खा सकते हैं ना, एक हिरण। तो दोनों के बीच में क्या है, वहां पर स्पर्धा होगी, जो जीतेगा वो खाएगा, है ना। तो यहां पर क्या है, दोनों का नुकसान होता है, भाई स्पर्धा है। ठीक है, अगर एक का फायदा एक का नुकसान हो तो परभक्षण। ठीक है, परभक्षण के अंदर क्या होता है, एक का फायदा होता है और दूसरे का क्या होता है, नुकसान होता है। परभक्षण के अंदर क्या होगा, जो शिकार होगा, जो छोटी जो जाति होगी उसको जो बड़ी वाली जाति वाला खा जाएगा, है ना। जैसे शेर ने हिरण को खाया, ठीक है, तो यहां पर हिरण क्या है, हिरण का तो शिकार हो गया ना बेचारी का, तो उसका तो नुकसान हुआ है और शेर का क्या फायदा हो गया। फिर क्या है, परजीविता। परजीविता पैरासाइट है ना, तो परजीविता किसी जीव के ऊपर रह रहे हैं, है ना। जैसे आपकी इसमें वो आ जाएंगे आपकी जू, ठीक है, सर में जू पड़ जाती है ना, हाँ, और कुत्ते पर वो लग जाती हैं आपकी, क्या बोलते हैं उनको, चींचड़ियां। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, चींचड़ियों की बात करेंगे। तो वो क्या है, परजीविता। ठीक है, तो वहां पर क्या है, उस परजीविता में क्या होता है, एक का नुकसान और एक का फायदा। फायदा किसका होता है भाई, जो ऊपर परजीवी होता है उसका फायदा होता है और नीचे जो परपोषी होता है उसका नुकसान होता है। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इन सबको एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर एक का फायदा हो और दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई दो जातियां अगर साथ में रह रही हैं और उनमें से एक का फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना उसको नुकसान ना कोई फायदा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन सहभोजिता। क्या बोलते हैं? सहभोजिता। इंग्लिश में उसको कमेंसलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अगर दो जातियां हैं, कोई जाति ए है और एक जाति ब है, एक का नुकसान हो रहा है और दूसरे का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों जातियां साथ साथ में रह रही हैं और वो क्या हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, एक को ना नुकसान ना कोई फायदा, ठीक है, लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है साथ रहने से, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अंतरजातीय परजीविता, इंग्लिश में अमेंसलिज्म कहा जाता है। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, है ना, ये आपको समझ में आ गया। प्लस प्लस मतलब दोनों का फायदा हो रहा है, इसको बोलते हैं सह-उपकारिता। माइनस माइनस स्पर्धा, ठीक है। अब फिर आपका क्या, प्लस माइनस आपका हो जाएगा परभक्षण, प्लस माइनस आपका परजीविता भी होता है, प्लस जीरो आपका क्या हो जाएगा, कमेंसलिज्म, माइनस जीरो आपका अमेंसलिज्म। ठीक है, अब एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेंसलिज्म की, इसकी बात करें, अंतरजातीय परजीविता अमेंसलिज्म की अपन बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक का नुकसान होता है, दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ता ना। माइनस का मतलब नुकसान हो रहा है और जीरो का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहां पर एक का नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आ जाएगा आपका स्टेफाइलोकोकस और पेनिसिलियम। जो ये अपने कहा देखा था, स्टेफाइलो पेनिसिलियम, ये जी अपन ने बात करी थी, जो अपने वहां पर जो पेनिसिलिन जो बनी थी, एंटीबायोटिक जो बनी थी, याद आया कुछ? ठीक है, तो वहां पर अपन ने बात करी थी स्टेफाइलोकोकस और पेनिसिलियम की, है ना। यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस का नुकसान हो रहा है, पेनिसिलियम को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, परभक्षण की बात करते हैं। फिर परभक्षण के अंदर क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, एक का क्या होगा फायदा, दूसरे का क्या होगा नुकसान। ठीक है, परभक्षण क्या है, मतलब एक दूसरे का शिकार करना ना, एक तरह से हिंदी में सही से बात करें अपन तो नॉर्मल भाषा के अंदर शिकार करना किसी का, तो एक शिकारी होगा और दूसरा शिकार होगा ना, तो जो शिकारी होगा वो अपने शिकार का शिकार कर लेगा। ठीक है,
तो इसमें एग्जाम्पल क्या भाई, शेर का हिरण को खाता है ना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, परभक्षण का। शेर जो वो हिरण को खाता है, हिरण यहां पर क्या हो गई आपकी, शिकार हो गया, उस शिकार तो हिरण का ही हुआ है ना, और जो शेर है वो शिकारी बोल दो या फिर परभक्षी बोल दो उसको, ठीक है। तो शेर यहां पर क्या, शेर का फायदा हो रहा है, हिरण का नुकसान हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, गाय घास खाती है, गाय जो वो घास खा रही है, तो इसमें घास क्या है, घास क्या है, तो जीव ही ना, है ना, अपन उसको ज्यादा गिनते मानते नहीं इतना, लेकिन घास भी है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, उसमें भी जीव है, ठीक है। तो अगर गाय जो है वो घास को खा रही है तो वो भी क्या है, एक तरह से परभक्षण हो रहा है। यहाँ पर गाय का फायदा हो रहा है, घास का नुकसान हो रहा है। पक्षी जो है वो बीज खा रहा है, पक्षी जो है वो बीज खा रहा है, तो यहाँ पर पक्षी का फायदा हो रहा है, बीज का नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं रोल ऑफ प्रीडेशन, ठीक है। ये जो आपका परभक्षण है इसका क्या रोल है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। परभक्षण, परभक्षण का रोल, भाई परभक्षण का रोल क्या है ना, वो देख लो ध्यान से। पहला क्या, एनर्जी फ्लो होती है ना, इससे क्या एनर्जी फ्लो होती रहती है। जैसे मान लो हिरण जो है उसने क्या खाया, घास खाया, बिल्कुल खाया भैया। तो घास जो है, घास में जो एनर्जी थी वो कहां गई, हिरण के पास में। हिरण को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया, तो हिरण के अंदर जो एनर्जी वो कहां गई, शेर के पास चली गई। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो जो है वो बना रहता है, किसकी वजह से, परभक्षण की वजह से। तो यहां पर घास किसने खाया, हिरण, हिरण घास खाती, घास खा लिया उसने, तो घास से एनर्जी हिरण के अंदर, हिरण से वो एनर्जी का ट्रांसफर होगी, शेर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है वो बना रहता है। उसके अलावा इसके परभक्षण के क्या फायदे हैं, परभक्षण का उसके अलावा फायदा, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे। प्रे मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपका शिकार, एक मिनट, जो शिकार है, ठीक है, जो प्रे है उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जनसंख्या है वो क्या है, लिमिट में रहती है परभक्षण से। अगर कोई मतलब परभक्षी नहीं होगा, मान लो हिरण है, ठीक है, एक एरिया में हिरण रह रही हैं और उनको मारने वाला कोई नहीं है यार, कोई नहीं है, उनका जो शिकार करने वाला कोई है ही नहीं, शेर उस एरिया में है ही नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगी, हिरणों की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी, वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो वहां पर अगर शेर होगा तो उनकी जनसंख्या वो कंट्रोल में रखेगा। अब देखो जानवर जो होते हैं ना, इंसान और जानवरों में यही फर्क होता है, जो इंसान है वो लालच करता है ना, वो जिसको उसको इंसानों को एक चीज मिल जाए तो वो फिर है ना उस चीज को पीछे पड़ जाता है उस चीज के, ठीक है। जैसे थोड़े दिन 4-5 साल पहले ना, नीट जो है ना उसमें कैंडिडेट कम थे और अब जो कैंडिडेट एकदम से बढ़ रहे हैं, है ना। तो वो रीजन क्या है कि नीट के पीछे पड़ गए हैं लोग, है ना। अब इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जब तक इसका पूरा निचोड़ ना निकाल लेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वैसे जो है जानवर नहीं करते हैं, जैसे पूरा पहले, अब इंजीनियरिंग में थोड़े कम है, ठीक है, इंजीनियरिंग का एक दौर आया था, उसमें इंजीनियरिंग के बहुत ज्यादा कैंडिडेट बढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो क्या है कि किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो इंजीनियरिंग में जैसे लोग बढ़ रहे थे उस टाइम पर, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारी खुल गए थे, है ना। अब IIT NIT की तो पूरी इज्जत रहती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं जो थोड़े आउटर साइड में खुल रहे थे नए नए, है ना, तो उस टाइम पर क्रेज था इंजीनियरिंग का, तो हर कॉलेज में इंजीनियरिंग आ गई थी। तो वो क्या है, जो लोग जो हैं इंडिया के वो पीछे पड़ जाते हैं किसी एक चीज के, तो फिर वो उसका निचोड़ निकालते हैं पूरा। तो वो उस तरीके से बात हो रही है। तो इंसान जो है वो तो अपने लालच के हिसाब से पीछे पड़ जाता है किसी चीज के, लेकिन जानवर जो है अगर उनको मिल रहा है कि हिरण अपन खा सकते हैं तो जितनी उनको भूख है, जितनी उनको जरूरत है उतना ही वो खाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन लगे और सारी हिरणों को खा गए, अब सारी हिरणों को खा गए तो हिरण खत्म हो जाएंगी सारी। अगर हिरण सारी खत्म हो गई तो फिर शेर को पता अगर ये खत्म हो गई तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी मरना पड़ेगा। तो इसलिए वो जितनी भूख है उतना ही खाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, वो खत्म नहीं करता कभी भी, है ना। तो ये जो आपके शिकार हैं इनकी पॉपुलेशन जो है, जो इनकी जो जनसंख्या है उसको सीमित रखा जाता है, लेकिन इनको कभी खत्म नहीं किया जाता। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एक प्रिकली पियर कैक्टस है ना, प्रिकली पियर कैक्टस, उसको ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया ना, सुंदरता लगाया गया था होगा ना, और वो तेजी से फैल गया वहां पे, है ना, तेजी से ये फैल गया। अब ये तेजी से फैल गया तो इसके लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा था उनको, भाई ये बहुत तेजी से फैल रहा था, ये जो कैक्टस था ये बहुत तेजी से फैल रहा था, इसका कोई उपाय नहीं था उन लोगों के पास में। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए मोथ लेके आए, है ना। इसको प्रिकली जो पियर कैक्टस है इसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या लेके आए, मोथ को लाया गया। वो मोथ जो है वो ऐसी मोथ थी जो कि इसको खाती थी, इसको कैक्टस को ना, तो उस मोथ ने क्या किया, इस कैक्टस को कंट्रोल किया, है ना। तो यहां पर क्या है, ये मोथ क्या है, परभक्षी है, और कैक्टस का क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है। तो इसने इसकी जनसंख्या को क्या किया, कंट्रोल किया। समझ में आया होगा आपको।
ये दो रोल मैंने आपको बताया, क्या किसके बता रहा हूं मैं रोल, परभक्षण के क्या रोल है। पहला क्या है, एनर्जी का फ्लो बना रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कंट्रोल में रहती है। तीसरी चीज, जैव विविधता बनाए रखने के लिए जो जैव विविधता है वो भी इससे बनी रहती है। जैसे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, अमेरिकन जो पैसिफिक कोस्ट है, वहां से एक मछली है पिजास्टर, ठीक है, उसको अपन ने हटा दिया, ठीक है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, परभक्षी है, ये इंपॉर्टेंट परभक्षी है। इसको अपन ने वहां से रिमूव कर दिया, किसको, पिजास्टर को। अभी पिजास्टर को रिमूव करने के बाद में हमने क्या पाया कि जब पिजास्टर वहां पर थी तो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स थे वहां पर, अकशेरुकी जो है उनकी बहुत सारी क्या थी, प्रजातियां थी। लेकिन जैसे ही हमने पिजास्टर को वहां से हटा दिया, है ना, ये जो पिजास्टर है इसको जब हमने हटाया तो हमने क्या देखा कि अकशेरुकी जीवों की कुछ प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो गई। विलुप्त क्यों हुई, आपके दिमाग में ये आना चाहिए, भैया आपने पिजास्टर को हटाया है, इससे अकशेरुकी जो जीव हैं उनके तो मजे होने चाहिए कि भाई अब तो कोई है ही नहीं, हमें कोई खाने वाला कोई है ही नहीं, हमारा शिकार करने वाला कोई है ही नहीं। तो जब कोई शिकारी है ही नहीं तो अब तो मजे हो गए हमारे, हम तो बढ़िया से जिएंगे। तो फिर भी ये विलुप्त क्यों हुई, विलुप्त इसलिए हुई क्योंकि जैसे ही पिजास्टर को हमने हटाया तो इसको खाने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल भैया कोई खाने वाला नहीं था। तो इनकी जनसंख्या, अकशेरुकी जो जीव है इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई, है ना, इतनी बढ़ गई कि जो इनको खाना चाहिए, अकशेरुकी जीवों को जो खाना चाहिए उसकी कमी आ गई। अब खाने की कमी आ गई तो इनको मरना पड़ा। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दूं, हिरण है, ठीक है, हिरण शेर की बात करते हैं। अगर शेर होगा वहां पर तो हिरणों की जो जनसंख्या होगी उसको कंट्रोल में रखेगा। लेकिन अगर शेर नहीं है ना, अगर शेर नहीं है तो हिरण ही हिरण हो जाएंगी। अब हिरण हो जाएंगी तो एक टाइम ये आ जाएगा कि जो घास खाती है हिरण, है ना, वो घास खत्म हो जाएगा। जब घास, अब बहुत सारी जनसंख्या होगी तो भाई घास तो लिमिट में है, ठीक है, तो वो लिमिट खत्म हो जाएगी, घास खत्म हो जाएगा तो फिर हिरणों क्या करना पड़ेगा, भूख से मरना पड़ेगा। भूख से मरना पड़ेगा तो क्या है, हिरणों की वहां से क्या है, जातियां क्या है, विलुप्त हो जाएंगी। बात तो सही कह रहे हो भैया आप, है ना। इसलिए जो शेर है वो भी जरूरी है, शेर अपनी भूख भी मिटा देगा और उन हिरणों की जनसंख्या है उसको भी कंट्रोल में रखेगा। अगर हिरणों की जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी तो घास की भी कमी नहीं आएगी। तो वही चीज यहां पर हुई, जैसे ही हमने पिजास्टर को यहां से हटाया तो यहां पर जो अकशेरुकी जो जीव हैं उनकी कुछ प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं शिकार से, शिकार जो वो शिकारियों से कैसे बचते हैं ना, इसको बहुत ही नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है, परभक्षियों से कैसे बचते हैं। परभक्षी कौन है, शिकारी, है ना, जैसे शेर है वो क्या परभक्षी है। तो यहाँ अब देखते हैं, तो शिकार जो है, अब एक मरना कौन चाहता है, हिरण मरना थोड़ी ना चाहती है ना। अब हिरण तो ये थोड़ा सोचेगी कि भाई हाँ ये खा रहा है, सही खा रहा है कि भाई हमारी जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी, हिरण थोड़ी ना सोचेगी यार ये बात है। ये तो अपन सोच रहे हैं बाहर से देख के ना उन चीजों को। बाकी शेर ना तो शेर को पता, ना तो शेर को पता कि हम इसकी जनसंख्या कंट्रोल, वो अपनी भूख मिटा रहा है, ठीक है। और जो हिरण है वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि शेर ताकतवर है, ठीक। लेकिन ये अपन बाहर से देख के लगा रहे हैं कि शेर सही खा रहा है उसको, है ना। अब बात करते हैं कि शिकारी, जो शिकार है वो शिकारी से कैसे बच सकता है ना। उसके लिए भी कुछ तरीके निकाल रखे हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं उन्होंने अलग तरीके निकाल रखे हैं और जो आपके जानवर हैं उन्होंने अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं। तो वो तरीके देखते हैं। पहले जानवरों की बात कर लेते हैं। तो जानवरों में क्या है, पहला क्या, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है सिंपल सा कि किसी भी चीज में आपस उस वातावरण में मिल जाना ना, उस वातावरण में मिल जाना, ब्लेंड विद सराउंडिंग, मतलब जो आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें क्या है, घुल मिल जाना। नहीं समझ में आया भैया, समझो आगे बताते हैं। आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे फिल्मों में देखते हैं अपन कि जंगल वाला एरिया है, ठीक है, जंगल वाला एरिया है और वहां पर जो फौजी लोग होते हैं, आर्मी वाले जो लोग होते हैं, वो उस घास में इस तरह से लेटे हुए होते हैं वहां पर कि आप देखकर एक अचानक से देखोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहां पर कोई लेटा हुआ इंसान भी है, आपको लगेगा नॉर्मल घास ही है, ठीक है। लेकिन वो वहां पर अपनी ड्यूटी करते रहते हैं कि वो वहां पर जो ऊपर जो कैप वगैरह वो भी इस तरह की, उस पर भी घास सा लगा हुआ होता है, फिल्मों में देखा होगा आपने ना। और जो मुंह पर क्या है, मुंह पर भी वो निशान बना के रखते हैं ताकि वो मतलब स्पॉट ना हो सके ना, उस घास में ही वो मिल जाते हैं। और आपने देखा होगा, गिरगिट को देखा होगा, गिरगिट को देखा होगा कि वो जैसे डाली पर जाता है उस डाली के जैसा अपना रंग बना लेता है। जैसे वो डाली का रंग अगर भूरे रंग की डाली है तो वो भूरे कलर का रहेगा, अगर वो पत्तियों पर चला जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, वो भी क्या है, कैमोफ्लेज की, उसको कोई पकड़ ना पाए, है ना। तो कैमोफ्लेज का सिंपल सा मतलब है कि आप जो जैसा वातावरण है उसमें छुप जाओ, ठीक है, वो क्या है, कैमोफ्लेज। और इसका बताऊं कि कहीं पर एक
कहीं पर आपने फिल्मों में ये भी देखा होगा कि किसी एक एरिया में लोग जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें कोई पहचान ना ले यहाँ पर, तो उन जिस एरिया के वो लोग हैं उनके तरीका वो कपड़ा पहन लेते हैं, उनके तरीका का अपना गेटअप ले लेते हैं। मान लो कि कोई यहाँ से राजस्थान से कोई साउथ इंडिया में चला जाए ना, तो वहां पर क्या वो लुंगी पहनते हैं, अपना जो उनका जो अटायर होता है ना, यहाँ पर वो तिलक वगैरह लगाते हैं, तो वैसा वो सिस्टम कर लेते हैं अपना ना, तो वहां पर छुपने के लिए कि उन लोगों जैसा मैं दिखूं। समझ में आई बात? ठीक है, तो वही क्या, कैमोफ्लाज। तो जानवर जो है दूसरे अपने शिकार, जो उनको शिकार करने वाले जो परभक्षी हैं, उन जानवरों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को कुछ इस तरीके का दिखाते हैं कि उनको पता ही ना चले कि यहां पर कोई है भी, है ना। तो ये कैमोफ्लाज है कि वातावरण में, जैसे मान लो कोई गिरगिट को खाने वाला कोई जानवर है और गिरगिट क्या करेगा, पत्तों में जाकर पत्तों जैसा रंग बना लेगा अपना, तो हरे रंग का रहेगा तो उसको दिखेगा ही नहीं, जो उनका जो शिकारी होगा, जो परभक्षी होगा, उसको वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है। मिमिक्री, मिमिक्री क्या होती है? मिमिक्री ये होती है कि देखो आपने देखा भी होगा कि कोई जो आप आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कोई बड़े एक्टर की आवाज निकालते हैं ना, कि हाँ उसकी जो सी आवाज लग रही है, कोई पंकज त्रिपाठी की निकाल रहा है, कोई अमिताभ बच्चन की निकाल रहा है, कोई अक्षय कुमार की निकाल रहा है ना, तो उनके तरीके से वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री। किसी को कॉपी करना है ना, वो क्या है, मिमिक्री। तो यहां पर क्या होगा, ये कैसे मिमिक्री करते हैं भैया, ये कोई आवाज निकालते हैं अमिताभ बच्चन की? नहीं जी, आवाज नहीं निकालते। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो इनके अंदर खुद के अंदर जहर नहीं है ना, कोई एक मान लो कोई बटरफ्लाई है, उसके अंदर जहर नहीं है, तितली है, उसके अंदर जहर नहीं है, और वो क्या करती है, अपने शिकारी से बचने के लिए अपना रूप रंग ऐसा बना लेती है। ठीक है, ये मान लो कोई एक ए तितली है और जो दूसरी बी तितली होती है ना, ये कोई दूसरी जाति की तितली है बी, इसके अंदर जहर होता है भाई, इसके अंदर जहर होता है और सबको पता है इस बी वाले के अंदर जहर है। ठीक है, तो इसको कोई नहीं खाता, इसको कोई भी शिकारी जो वो खाता नहीं है, लेकिन ए वाली के अंदर कोई जहर नहीं होता तो उसको खा लेते हैं। तो ए वाली जो तितली है ना, वो खुद को बचाने के लिए क्या करती है, बी के जैसे दिखने लग जाती है ना। वो खुद को क्या कर लेगी, अपना रूप रंग कैसा बना लेगी, बी तितली जैसा बना लेगी। जैसे वो दूसरा आधा देखेगी कि भाई शिकारी आ रहा खाने के लिए, वो अपना रूप रंग कैसा बना लेगी, बी तितली जैसा बना लेगी। तो बी तितली जैसा बना लेगी तो उसको शिकारी को लगेगा यार ये तो जहरीली है, इसको नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसको नहीं खाता है। समझ में आई बात? तो ऐसे जानवर जो बचते हैं अपने अपना से खुद को मरने से, खुद का शिकार होने से खुद को बचाते हैं। फिर क्या, पॉइजन। तीसरा पॉइजन। ये पॉइजन भी तरीका है, जैसे एक मोनार्च बटरफ्लाई है, तितली है भाई, इसका जो लार्वा है ना, अगर वो क्या कर लेगा, ये जो अगर वो पॉइजनस वीड होती है एक, है ना, एक कुछ मान लो ये मान लो कि कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो क्या जहरीले होते हैं, उनको अगर वो बटरफ्लाई खा लेगी तो उसके अंदर जहर आ जाएगा। अगर उसके अंदर जहर आ गया तो उसको कोई फिर नहीं खा पाएगा। कौन नहीं खा पाएगा? कोई दूसरा जो शिकारी आएगा, कुछ बड़ा जानवर आएगा, उसको नहीं खा पाएगा। तो ये बचने के कुछ तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए। फिर पौधों में क्या होता है भैया, पौधों में क्या होता है, ध्यान से देखो, पौधों के अंदर भी बचने के तरीके हैं कि भाई उनका पौधों का शिकार कौन करेगा, भाई आपके जो गाय भैंस है, बकरी है, कोई भी खा सकते हैं ना, जो घास वगैरह खाते हैं तो वो खाते हैं उनको। तो पौधे भी यार मरना कौन चाहता है, सब बचना ही चाहते हैं, घास चाहता है कि मैं भी बचूं। तो घास इनके अंदर क्या है, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ सिस्टम दिया है। क्या सिस्टम दिया गया है इनके अंदर? पहला तो आपने देखा होगा स्पाइन और थोन्स। भैया ये स्पाइन और थोन्स क्या होते हैं? हिंदी में बात करूं कांटे बोलते हैं भाई, दोनों को ही क्या बोलते हैं, कांटे कहा जाता है। ठीक है, दोनों को ही कांटे बोलते हैं। ठीक है भैया, कांटे बोलते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से ये बने हुए होते हैं, इसलिए मैंने इनको इंग्लिश में लिखा है स्पाइन्स और थोन्स, इसको लिखा है। ठीक है, इनको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे कहां पर, 11th क्लास में इनको और डिटेल में बात करेंगे इनकी, लेकिन दोनों ही कांटे हैं। ठीक है, अब आपको पता कैक्टस, कैक्टस जो है उसके अंदर कांटे होते हैं, और आपका जो आपके जो नींबू का पेड़ हो गया ना, बोगनविलिया हो गया, इनके अंदर भी कांटे होते हैं। तो ये जो कांटे ही हैं दोनों के अंदर। हिंदी के लिए वर्ड कांटा ही यूज किया है, इंग्लिश में इनके लिए स्पाइन्स और थॉर्न्स अलग अलग वर्ड यूज किया है। तो कांटे कांटे होंगे तो उनको कोई ऐसे कोई खा नहीं पाएगा ना, कि भाई कांटे होंगे तो कांटे चुभेंगे तो उनको खा नहीं पाएगा, तो वो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये बचने का ही तो तरीका ढूंढ रहे हैं अपन। दूसरा क्या, केमिकल्स। कुछ में क्या केमिकल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे कैफीन हो गया, स्ट्राइसिन हो गया, निकोटीन हो गया, तो ये केमिकल्स होते हैं। तो उन केमिकल्स की वजह से क्या है, उनको खाया नहीं जाता। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे घास होते हैं, जो गांव से उनको पता भी होगा, बहुत सारे ऐसे घास होते हैं जिनको ये गाय भैंस नहीं खाती। आप कितना ही जो घास लेके डाल दो उनको, वो नहीं खाएंगे। उनको पता है इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल है ना, मतलब उनको ये नहीं पता केमिकल है, लेकिन वो सोचेंगे ये उनके लिए ये सही सुटेबल नहीं है, तो वो जो घास है वो चूज करती है ना। अरे कोई सा घास नहीं खाती, आप कोई ऐसा घास लेके आओगे जो थोड़ा सा अलग टाइप का घास होगा तो उसको नहीं खाएंगी वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल होगा, ठीक है, जिससे वो पचा नहीं पाएंगी या फिर वो पसंद नहीं करती होंगी। ठीक है, फिर है केलोट्रोपिस। केलोट्रोपिस आपने देखा भी होगा,
आंख देखा कभी, ठीक है, आंख, ठीक है, उसके अंदर मिल्क सा निकलता है, तो उसको नहीं खाती है। ये जो गाय भैंस है, ये जो केटल्स हैं, उसको नहीं खाती हैं। क्यों नहीं खाती? उसके अंदर क्या होता है यार, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। इसको खाने के बाद में उनको यार बड़ा अजीब लगता है ना, बढ़िया नहीं लगता उनको, तो इसको नहीं खाती हैं वो। तो ये केलोट्रोपिस हो गया आपका। चलो, तो ये तरीके हैं, मैंने जानवरों के तरीके बता दिए, पेड़ पौधों के तरीके बता दिए, जिनसे वो आपस में बचते हैं। तो परभक्षण अपन ने कर लिया। तीसरा अपन चलते हैं स्पर्धा की तरफ। स्पर्धा क्या है? कंपटीशन। स्पर्धा के अंदर क्या होता है भैया? दोनों के अंदर नुकसान होता है, दोनों को नुकसान होता है। दो जातियां हैं और दोनों को क्या होता है यहाँ पर? नुकसान होता है, माइनस माइनस नुकसान होता है। तो इसमें क्या होगा? डेफिनेशन देखो, अंतःक्रिया जहां दो निकट संबंधी प्रजातियां संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं जो सीमित हैं। दो ऐसी जातियां जो निकट संबंधी, आपस में क्या है? क्लोजली रिलेटिव हैं। दो प्रजातियां तो हैं ही हैं, ठीक है। जो स्पर्धा के अंदर होता क्या है वो बता रहा हूं आपको, कि इसके अंदर स्पर्धा ऐसा एक इंटरेक्शन है जिसके अंदर दो अलग अलग जातियां हैं, वो आपस में क्या करती हैं? स्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं। किसके लिए? संसाधनों के लिए, ठीक है, संसाधनों के लिए। और कौन से संसाधन? आपको पता है संसाधन तो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। तो संसाधन, सीमित संसाधनों के लिए वो क्या कर रही हैं? कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्धा। डार्विन ने जो है इस बात को सपोर्ट किया, इस बात का समर्थन किया कि भैया स्पर्धा जो है वो होती है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो स्पर्धा है वो किसके बीच में होती है? दो निकट संबंधी प्रजातियों के बीच में। ऐसी प्रजातियां जो आपस में क्या है? क्लोजली रिलेटिव है, निकट संबंधी हैं, उनके बीच में। और दूसरा मैंने बात को बताई कि क्या है? ये करती है जो संसाधन सीमित है, ठीक है, सीमित संसाधनों के लिए आपस में ये दो प्रजातियां लड़ती हैं। अब देखो, ये आवश्यक नहीं है कि यार जो कंपटीशन हो वो निकट संबंधियों के बीच में ही हो, क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज के बीच में। देखो, ये नॉर्मल डेफिनेशन आपकी ये वाली है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है, स्पर्धा की। लेकिन एनसीईआरटी ये बात भी बोलती है कि भैया ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी स्पर्धा हो वो दो प्रजातियों के बीच में होती, ये बात तो सही है, लेकिन निकट संबंधी हो, वो आपस में क्लोजली रिलेटिव हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। स्पर्धा किसी के बीच में भी हो सकती है, दो क्लोजली रिलेटिव हो, ये जरूरी नहीं है। इसका उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है। ये आवश्यक नहीं है कि निकट संबंधियों के बीच ही हो, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या दिया है? दक्षिण अमेरिका की एक झील है, ठीक है, उसमें जो है राजहंस को फ्लेमिंगो ना, फ्लेमिंगो और छोटी मछलियां जो है वो किसको खाती है? जू प्लांक्टन को खाती हैं। जू प्लांक्टन क्या होता है? जो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको जू प्लांक्टन कहा जाता है। तो जू प्लांक्टन के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। अब देखो, कहां राजहंस, ठीक है, कहां फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो क्या? एक पक्षी है, ठीक है, और मछली क्या है? पानी में रहती है ना। दोनों क्या खा रही हैं? पानी में रहने वाला जीव खा रही हैं, दोनों ही, है ना। तो दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है ना, आपस में कोई निकट संबंधी है क्या? पहली डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि निकट संबंधी, जो निकट संबंधी प्रजातियां जो हैं उनके बीच में क्या होगी? स्पर्धा होगी। लेकिन यहां एनसीईआरटी एक बात और बोलती है कि भाई जरूरी नहीं है कि निकट संबंधी ही हो, ठीक है, निकट संबंधी जरूरी नहीं हो। इसका एग्जांपल दिया उन्होंने, फ्लेमिंगो एक पक्षी है और वहां पर एक छोटी मछली है ना, दक्षिण अमेरिका की जो झील है उसके अंदर। तो दोनों क्या है? आपस में क्या करती हैं? स्पर्धा करती हैं। किसके लिए? समुद्र के अंदर जो जीव है उसको खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपस में कोई निकट संबंधी नहीं है। फिर एनसीईआरटी एक चीज और बोलती है कि यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि संसाधन सीमित ही हो, ठीक है, संसाधन सीमित हो यह भी कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल क्या दिया इन्होंने? गेलापागोस द्वीप है, गेलापागोस द्वीप में क्या है? बकरी के आगमन के कारण जो अबिग्नन कछुआ था वो विलुप्त हो गया, ठीक है। अब वहां पर ऐसा नहीं था कि भाई उसके अंदर वहां पर कोई संसाधन सीमित थे। गेलापागोस आइलैंड पर संसाधन सीमित थे, ऐसा कोई बात नहीं थी कि भाई बकरी आ गई तो बकरी ने सारा घास खा गया और बेचारी जो कछुआ था वहां पर, अबिग्नन जो कछुआ था, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए, तो वो मर गया। ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। संसाधन जो थे वो सीमित नहीं थे, वहां पर घास की कोई कमी नहीं थी, खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे बकरी आई ना, बकरी आने से क्या, अबिग्नन जो कछुआ था ना वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था बकरियों के आगमन से। तो गेलापागोस आइलैंड पर जैसे ही बकरियां आई तो अबिग्नन जो कछुआ है वो विलुप्त हो गया। कारण इसका क्या है? कारण इसका है बाधा स्पर्धा। क्या है? बाधा स्पर्धा। इसको बढ़िया नहीं लगा, सीधी सी बात है। अबिग्नन कछुए को जो बकरी आई उसका आना उसको बढ़िया नहीं लगा, ठीक है। इस वजह से वो क्या हो गया, भाई हम तो जा रहे हैं, है ना, हम तो जा रहे हैं यहां से, हमें बढ़िया नहीं लग रहा है यहाँ पे ना, तो ये विलुप्त हो गया। यहाँ पर संसाधन की कोई कमी नहीं थी, है ना, तो संसाधन सीमित हो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब नई परिभाषा क्या है? नई परिभाषा क्या है कि स्पर्धा एक दूसरे का आर कम कर देता है। कि भाई दो लोगों में, दो जातियों में अगर कंपटीशन होगा ना, दो जातियों में अगर कंपटीशन होगा तो आर जो है वो कम हो जाएगा। आर क्या होता है? अरे लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा आर क्या होता है। आर का मतलब है, आर का मतलब है सिंपल सा बी माइनस डी,
भैया बी माइनस डी क्या है, बर्थ माइनस डेथ। भाई कितनी बर्थ हुए, मान लो 4 लोग नए जन्मे हैं, 4 जन्मे हैं और उनमें से 2 क्या, 4 उनमें से नहीं, मान लो कोई एक जगह है उनमें से उनमें 4 लोग जन्मे, वहां पर 4 लोग जन्मे, एक गांव है उसमें 20 लोग रहते हैं, कल एग्जांपल दिया था मैंने आपको, 20 लोग रहते हैं, वहां पर क्या है इस साल 4 लोग, 4 नए जन्मे हैं, 4 बच्चे जन्मे हैं और 2 कोई बूढ़े लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की क्या हो गई, डेथ हो गई। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी भाई, 4 नए जन्मे थे, 2 पुराने मर गए, तो टोटल तो कितने बढ़े, 2 ही तो बढ़े ना। हाँ, तो 2 माइनस हो गए तो कितने बढ़े, 2। तो ये 2 क्या है यहाँ पर आर है ना। तो आर क्या है यहाँ पर, आर को कम कर देता है। स्पर्धा जब होगी तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर कम होने का मतलब क्या है कि ये आर जो संख्या है ये और भी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी भाई, कंपटीशन हो रहा है लोगों के बीच में, खाने के लिए मान लो कंपटीशन हो रहा है। अब जो जीतेगा वो खाएगा, ठीक है, जो जीतेगा वो खाएगा, मतलब एक को तो मरना पड़ेगा, ठीक है। कोई मर रहा है, यहाँ पर कोई मर रहा है, यहाँ पर मान लो 4 लोग मर गए तो जो आर क्या हो गया, 0 हो गया ना। यहाँ पर मान लो 5 लोग मर गए तो आर क्या गया, माइनस में गया है ना। समझ में आई या नहीं आई बात, आई, ठीक है। तो इसका समर्थन जो है वो किसने किया, स्पर्धी मोचन ने, स्पर्धी मोचन, ठीक है। स्पर्धी मोचन का मतलब क्या है इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव रिलीज। जो कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है इसको समझाऊंगा अभी। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज जो है वो उसका समर्थन करता है, किसका, इस नई परिभाषा का समर्थन करता है। कैसे करता है देखो, 1 मिनट, कैसे करता है देखो समझाता हूं। यहां एक डायग्राम बनाता हूं फिर समझाता हूं। ये कोई एक क्षेत्र है, ये एक कोई क्षेत्र है और उसमें क्या है, ये क्या है आपकी एक प्रजाति है, ये एक उत्तम प्रजाति है, उत्तम जाति है एक, है ना। ये क्या है, उत्तम जाति, सुपीरियर लोग हैं भाई, ये सुपीरियर लोग की सुपीरियर जाति है ना ये। और ये दूसरी क्या है आपकी, ये क्या है आपकी निम्न जाति या फिर इंफीरियर जाति मान लो, है ना। ये लाल वाली क्या है आपकी सुपीरियर, है ना। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं यार, इसका पेज का मुझे लग रहा है डॉट डॉट आपको दिख रही होंगी। चलो अब ठीक है। ये जो रेड वाले कलर वाली है ये क्या है आपकी सुपीरियर जाति है और जो ब्लू कलर वाली क्या है इंफीरियर जाति, मतलब ये रेड कलर वाली उच्च जाति है, उत्तम जाति है और ये ब्लू वाले निम्न जाति। भैया इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि ये जो ब्लू वाली जाति है ना वहां पर नहीं जा सकती जहां पर क्या है रेड वाली जातियां हैं, क्योंकि रेड वाली क्या है उत्तम जाति। तो उत्तम जाति जो है वो निम्न जाति को अपने पास में नहीं आने देती है, ठीक है। ये तो अपने इंसानों में देखा है भाई, है ना, कि पहले छुआछूत का काम चलता था ना, अब तो वो सिस्टम नहीं है। और एग्जाम्पल के लिए बता दिया मैंने आपको। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जाति में अपन ये इंसानों वाली जातियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जाति का मतलब आपकी स्पीसीज। तो ये क्या है उत्तम जाति है और ये क्या है निम्न जाति है भैया, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो निम्न जाति की जो स्पीसी, निम्न जाति के जो जीव हैं वो यहां पर नहीं फैल पाएंगे, ठीक है, वो सीमित रहेंगे अपने एरिया के अंदर ही। क्यों, क्योंकि बाहर जाति क्या है ये उत्तम जाति के हैं, ये इनको फैलने नहीं देंगे, ठीक है। समझ में आई ये बात। अब इस लाइन को पढ़ो। उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण निम्न जाति का वितरण सीमित हो जाता है। भाई उत्तम जाति की जो जहां उपस्थिति रहेगी, यहाँ पर उत्तम जाति की उपस्थिति है, तो इसलिए यहाँ पर निम्न जाति की जो वितरण जो है वो यहाँ तक ही सीमित रहेगा, यहाँ पर वो फैल नहीं सकता। बोले ठीक बात है। यदि हम उत्तम जाति को हटा दें, अगर यहाँ पर इस क्षेत्र से अपन उत्तम जाति को हटा दें, इस जातियों को मैं अगर बाहर निकाल दूं, ये जो रेड वाले हैं इनको मैं अगर बाहर निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पर्धी मोचन हो जाएगा। फिर क्या है, निम्न जातियों वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई स्पर्धा ही नहीं है उनके लिए ना, उनके मजे हो जाएंगे। भाई यही तो दिक्कत कर रहे थे इनके ना, ये जो रेड वाले थे यही तो दिक्कत कर रहे थे उनको। अगर इनको अपन बाहर निकाल दे तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन जो वो रिलीज हो जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा ना। इसको क्या बोला हिंदी में, स्पर्धी मोचन, इंग्लिश में इसको कहा है कंपटीशन रिलीज या फिर कंपिटिटिव रिलीज कहा गया है, ठीक है। तो यही क्या होगा, यहां से मैं इस उत्तम जाति को बाहर निकाल दूंगा, क्या है स्पर्धी मोचन हो जाएगा। अगर मैं इनको बाहर निकाल दूंगा तो ये क्या है, जो ब्लू कलर वाली जो निम्न जाति है ये क्या करेंगे, इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो निम्न जातियों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी अगर मैं इसको कंपटीशन को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल है बारनेकल, ठीक है। बारनेकल जो है एक उत्तम, एक इसकी बारनेकल की एक उत्तम जाति होती है, एक छोटी जाति मान लो ना, छोटे बारनेकल होते हैं, एक बड़े बारनेकल होते हैं, समझ लो। जो उत्तम वाले होते हैं वो क्या है, बेलेनस, उनको क्या बोलते हैं, बेलेनस बोलते हैं। और जो छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चेथेमेलस, है ना, इंग्लिश में उसको कैटामेलस भी बोलते हैं, जैसे आप चाहो वैसे, ठीक है। अब बेलेनस जो वो क्या उत्तम होते हैं, इसलिए इनको क्या है, जो चेथेमेलस जो है या फिर कैटामेलस जो है इनको क्या है हटा देते हैं ना। तो ये इनको हटा देते हैं क्योंकि ये क्या है उत्तम वाले हैं, ठीक है, इसलिए इनको हटा देते हैं।
अब स्पर्धा का क्या क्या प्रभाव होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्पर्धा के क्या क्या प्रभाव हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहले बात तो ये आर को घटाता है, कैसे घटाता है बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब एक गोस साइंटिस्ट थे, ठीक है, गोस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया स्पर्धी अपवर्जन नियम। उन्होंने क्या दिया? स्पर्धी अपवर्जन नियम। ये नियम क्या बोलता है वो देखो भाई, ये नियम क्या बोलता है वो बात अपन को देखनी है, ठीक है। ये नियम बोलता है कि समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली जातियां अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, ठीक है। ये नियम ये बोलता है कि अगर दो जातियां हैं, ठीक है, और उनकी जरूरत कोई एक चीज है, मान लो कि शेर है और चीता है, ठीक है, दो अलग अलग जातियां हैं, ठीक है, दो अलग अलग जातियां हैं और वो दोनों ही हिरण खाते हैं। वो दोनों ही क्या है? चीता को भी हिरण खाना है, ठीक है, और आपके शेर को भी हिरण खाना है। बोले ठीक बात है। तो दोनों का क्या है? मकसद एक है, दोनों को खाना हिरण ही है। तो अगर वो दोनों हिरण खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हिरणों के लिए उन दोनों को लड़ाई करनी पड़ेगी आपस में। क्यों? क्योंकि हिरणों की आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो यही बात यहां पर बोली है कि अनिश्चित काल तक दो जातियां कभी भी साथ में नहीं रह सकती अगर उनका संसाधन एक होगा, ठीक है। उनकी जरूरत का जो संसाधन है, यहां पर जरूरत का संसाधन कौन है? हिरण। दोनों को क्या है? हिरण ही चाहिए। दोनों क्या चाहिए? हिरण ही चाहिए। तो ये क्या है? हमेशा साथ में नहीं रह सकते, कभी चीता और शेर जो है वो साथ में नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को हिरण चाहिए और हिरणों की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? हिरण और जो चीता और शेर को आपस में लड़ना पड़ेगा अगर हिरणों को खाना पड़ेगा तो। अगर ये शेर जो है वो चाहता है कि मैं हिरण को खा लूं, चीता चाहता है मैं खा लूं, हिरण है एक, तो चीता और शेर को आपस में लड़ना पड़ेगा ना, जो जीतेगा वो खाएगा हिरण को फिर, ठीक है। तो समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो जातियां, अगर समान संसाधन है, जैसे हिरण क्या है? एक संसाधन है, ठीक है, तो यहां पर दो जातियां कौन होगी? शेर और चीता। अगर उनका दोनों का ही क्या है? समान संसाधन है ना, तो समान संसाधनों के लिए जो स्पर्धा करने वाली जो जातियां हैं वो अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। दोनों क्या है? साथ में नहीं रह सकती। किसी एक को तो विलुप्त होना पड़ेगा, अस्तित्व से गायब होना पड़ेगा। अगर चीता गायब हो गया तो फिर शेर क्या है? कोई मजे मजे हो जाएंगे। अगर शेर गायब हो गया तो चीता के मजे मजे हो जाएंगे ना, तो जो जीतेगा वो रहेगा फिर, ठीक है। जो निम्न जाति की होगी उसे विलुप्त होना होगा। भाई जो निम्न जाति का होगा, जो कमजोर होगा उसे विलुप्त होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो भाई शेर और चीता में लड़ाई होगी, जो कमजोर होगा वो क्या है? वहां से उसको जाना पड़ेगा, ठीक है, उसको विलुप्त होना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तभी, है ना। और आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तभी ये वाली चीज, ये जो नियम है वो लागू होगा। नियम क्या है? सिंपल सी बात है भाई कि कोई भी समान संसाधन के लिए कोई दो प्रजातियां लड़ेंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा? आपस में कभी वो साथ नहीं रह सकती, कोई अनिश्चित काल के लिए, हमेशा के लिए साथ में नहीं रह सकती। कुछ टाइम तक वो साथ में रह सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एक को विलुप्त होना पड़ेगा। जो निम्न होगी, मतलब जो कमजोर होगी, उसको विलुप्त होना पड़ेगा। अब स्पर्धा से कैसे बचें, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। स्पर्धा से कैसे बचा जा सकता है वो देख लो भाई। संसाधन विभाजन कर लो भाई। सबसे पहली बात तो अगर आपको स्पर्धा से दिक्कत हो रही है तो पहला तो संसाधन का विभाजन कर लो, ठीक है। जब ये संसाधन है उसमें ये कर लो, बंटवारा कर लो कि भाई इतना मेरा इतना तेरा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या? खाने का अलग तरीका, खाने का तरीका अलग कर लो अपना, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? खाने का अलग समय, एक दिन में खाया तो दूसरा रात में खा लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिनसे आप इस कंपटीशन से बच जाओगे। एग्जाम्पल है, एक मैक आर्थर है, ठीक है, खुद की वेबलर एक क्या है आपका बर्ड है, ठीक है, पक्षी है एक, है ना। वो भोजन की उसकी विभिन्न आदतें हैं। जैसे इसकी जो वेबलर है इसकी अलग अलग प्रजातियां, इस जो बर्ड है इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं और वो अलग अलग प्रजातियां जो हैं वो अलग अलग तरीके से खाना अपना खाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं परजीविता की। परजीविता की बात कर लेते हैं। स्पर्धा की बात अपन ने कर ली। परजीविता, परजीविता के अंदर क्या होता है? एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। परजीविता पैरासिटिज्म, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? एक को फायदा हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है? नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? परजीवी का, ठीक है। जो पैरासाइट है ना, परजीवी, उसका तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। और जो माइनस मतलब नुकसान किसका हो रहा है? परपोषी का, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो परजीवी को क्या लाभ मिल रहा है भाई? यहाँ पर फायदा, क्या फायदा हो रहा है? मैं बोल रहा हूं आपको फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? इसको भाई आश्रय, घर मिल जाएगा, रहने की जगह मिलेगी उसको, है ना। क्योंकि ये जो आपका परजीवी वो कहां रहता है? परपोषी के ऊपर रहेगा, है ना। परजीवी कहां रहेगा? परपोषी के ऊपर रहेगा ना, या तो परपोषी के अंदर रहेगा या फिर परपोषी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको एक तो रहने की जगह मिल गई, दूसरा उसको खाना मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, दो चीजें मिल रही है। सह विकास, सह विकास क्या है कि भाई टाइम के साथ में परपोषी जो है ना, परपोषी जो है उसने विकास किया है अपना कि भाई मैं कैसे बच जाऊं किससे? परजीवी से। परजीवी क्या है? पैरासाइट। तो जो परपोषी है, परपोषी किसको बोलते हैं? होस्ट, है ना। मान लो कि एग्जांपल दूं आपको, जैसे
किसी के भाई सर में जूं लग गई, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं सर कि सर में जूं लग गई ना, टाइम पे नींद आता तो जूं लग गई उसके सिर। तो अब जो है इंसान जो वो धीरे धीरे कैसे इवोल्व हुआ, ये धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ कि मैं जो मेरा शरीर जो है वो किससे दूर रहे, इन जो ये जो परपोषी है, सॉरी परजीवी जो है इनसे दूर रहे। परपोषी तो इंसान खुद हो गया ना, परजीवियों से दूर रहे। तो जो क्या है यहाँ पर परजीवी है, तो इनसे मेरा शरीर क्या है दूर रहे, ये मेरे शरीर पर ना आए। इंसान ने ऐसे ही विकास किया है, तो हर जो परपोषी है उसने ऐसे ही विकास किया है कि उसके परजीवी जो है वो कभी आसपास ना आए। लेकिन उसी टाइम पर परपोषी जो परजीवी था वो भी देख रहा था कि भाई परपोषी जो है वो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, इवोल्यूशन कर रहा है, मेरे से बचने के लिए कर रहा है। तो परजीवी ने क्या किया, बोला ठीक है कर लो तुम विकास, हम भी कर लेंगे विकास, हम भी इवोल्यूशन कर लेंगे, है ना, हम भी कर लेंगे कि तुम जो विकास कर रहे हो ना कि हमसे बचने के लिए, और हम विकास कर रहे हैं कि तुम्हें इस विकास में कैसे फेल करें। तो यही किया परपोषी और परजीवी ने। परपोषी क्या है, पैरासाइट है, और परजीवी क्या है, पैरासाइट है, और परपोषी क्या आपका होस्ट है। तो परपोषी खुद को बचाने के लिए विकसित होता है ना, परपोषी जो होस्ट जो है वो खुद को बचाने के लिए क्या होता है, विकसित होता है। वहीं पर आपका परजीवी जो वो अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए विकसित होता है कि भाई तुम मेरे से बचने के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें अधिकतम नुकसान कैसे पहुंचा सकूं उसके लिए अपने आप को विकसित कर रहा हूं। ये क्या होता है आपका सह विकास, दोनों साथ साथ में विकास कर रहे हैं लेकिन दोनों अपने फायदे के लिए विकास कर रहे हैं। एक होता है अविकल्पी परजीवी, ओब्लिगेट पैरासाइट, है ना। ये क्या होता है, परजीवी केवल एक प्रकार के परपोषी पर हमला करता है। ऐसा परजीवी ऐसी पैरासाइट जो किसी एक प्रकार के परपोषी पर क्या करता है, हमला करता है। ऐसा नहीं कि भाई 70 जगह मुंह नहीं मारता ना, किसी एक पर ही क्या करेगा, अपना एक टारगेट फिक्स है, भाई मेरा क्या है, मैं इंसानों पर टारगेट करता हूं तो फिर वो इंसानों को ही करेगा ना, वो कुत्तों पर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये क्या ये परजीवी उनको क्या बोलते हैं, अविकल्पी परजीवी। कुछ ऐसे होते हैं दो परपोषी पर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको दो होस्ट चाहिए, जैसे आपका लीवर फ्लूक है, ठीक है। लीवर फ्लूक जो है वो स्नेल पर भी रहता है और वो फिश पर भी रहता है। तो उसको अपना जीवन जो है वो जीवन व्यापन करने के लिए इसको क्या चाहिए, दो परपोषी इसको चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं परजीवी का अनुकूलन की बात कर लेते हैं। परजीवी के पास क्या क्या अनुकूलन है जिससे वो क्या है और बढ़िया तरीके से क्या किसको मार सकता है, किसको, परपोषी को कैसे वो नुकसान पहुंचे ना। मैं मान लो मैं परपोषी हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, होस्ट हूं, और मेरे ऊपर कोई पैरासाइट है, तो पैरासाइट तो ये चाहते हैं ना कि वो मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो उसके लिए उसके पास में क्या क्या संसाधन है उनकी बात कर लेते हैं। पहला है अंकुश और चूसक, ठीक है, हुक और सकर। हुक और सकर क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई आंत के अंदर कोई पैरासाइट चली गई, कोई परजीवी चली गई, तो क्या करेगी, वहां पर जाकर उस आंत पर क्या करेगी, चिपक जाएगी, है ना। तो चूसक से क्या करेगी, वो चिपक के और उसके बाद में क्या करेगी, चूसती रहेगी वहां से, ना, जो भोजन वगैरह वो चूसती रहेगी। और क्या इनमें सेंसरी ऑर्गन तो होते नहीं, क्योंकि देखो शरीर के अंदर है तो वहां पर उनको सेंसरी ऑर्गन नहीं चाहिए, वो चिपके हुए हैं बढ़िया, है ना, आंत पर बढ़िया चिपके हुए, इनको सेंसरी ऑर्गन क्यों चाहिए ना, तो सेंसरी ऑर्गन पर नहीं होते। उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं ये। प्रजनन क्षमता इनकी तेज होती है, प्रजनन क्षमता तेज होती है मतलब क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन जल्दी जल्दी करेंगे और अपना संख्या जो अपनी बढ़ा लेंगे। ग्लैंड इनमें नहीं होती, ठीक है। परजीविता का प्रभाव क्या है, परजीविता का प्रभाव भाई, अब परजीवी जो है उसके पास में क्या थे, बहुत बढ़िया उसके पास में संसाधन है, ये सारे संसाधन है उसके पास में, है ना। अब वो क्या है, परपोषी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, परपोषी पर क्या क्या प्रभाव आएंगे परजीवी के, वो देखो। जीवन काल को कम कर देगा भाई, जिस इंसान की ये पैरासाइट लग गई या फिर जिस जानवर की ये पैरासाइट लग गई तो उसके जीवन काल को खत्म कर देगा, कम कर देगा, खत्म नहीं कम कर देगा उसका ना। अगर वो 60 साल जीने वाला था तो वो 50 पर रह जाएगा बेचारा ना, क्योंकि अंदर से अंदर वो खाया जा रहा है। प्रजनन क्षमता जो है वो प्रभावित होती है उस इंसान की, है ना, उस इंसान की या फिर जानवर की, इंसान बोल रहा हूं तो आप समझ जाना जानवर, है ना। तो जो भी परपोषी है उसका क्या हो जाएगा, जो प्रजनन क्षमता है वो उसकी प्रभावित हो जाएगी, वो प्रजनन बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएगा। रोग करता है, तो जिस जानवर के, जिस जीव के ऊपर कोई आपका जो परजीवी है वो लग गया तो वो क्या करेगा, उसका जो रोग तो होगा ही उसको, ना। कार्य कुशलता में कमी आएगी, जिस तरीके से वो बढ़िया काम करता है उस तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा अपना। अब परजीविता के प्रकार देख लो भाई, परजीविता के क्या प्रकार हैं। पहला है बाह्य परजीवी, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, जो ऊपर ऊपर रहेंगे, जैसे सिर में लग गए, है ना, बॉडी पर लग गए, तो ये क्या होते हैं, अपनी ह्यूमन की नहीं बात कर रहा, और भी बात कर रहा हूं ना, तो ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट बोलते हैं इनको, है ना, बाह्य परजीवी। तो इसमें पहला लीच एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, समुद्री मीन पर अरिथ्रोपादो, ये आर्थ्रोपोड है ना, ये आपका कोपीपोड है इसके अंदर, है ना, ये एक प्रकार का आर्थ्रोपोड है, अरिथ्रोपादो मतलब आर्थ्रोपोड है, है ना। तो एक तरह का कोपीपोड क्या होता है, एक तरह का आर्थ्रोपोड है ना। तो ये समुद्री मीन, समुद्री जो मीन मतलब मछली, तो समुद्री मछली है उस पर ये जो कोपीपोड है वो क्या है, एक तरीके से उसके ऊपर, ये समुद्री मछली है उसके ऊपर कौन लग गया आपका, ये कोपीपोड जो वो लग गया, वो क्या है यहाँ पर एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी है। एक है अंतःपरजीवी, इसमें रह गया ना, हाँ, मानवों पर जू के समूह है ना, मानवों पर भी लग जाते हैं। देखो सर में कोई ढंग से नहीं आ रहा है तो उसके सर में क्या लग जाएंगे, जून लग जाएंगे, है ना। तो वो जून लग गई वहां पर, तो मतलब क्या है,
वो क्या है, सर के ऊपर रह रही है ना, अंदर नहीं यानी ऊपर रह रही है, तो वो क्या है आपका बाह्य परजीवी है। और क्या कुत्तों पर आपने देखी चिचड़ियां, ठीक है, तो चिचड़ियां आपने देखी होंगी, चिचड़ी, ठीक है, तो ये चिचड़ियां तो आपने देखी होंगी कुत्तों पर, ठीक है, तो वो भी क्या है आपकी उसकी बाहर की बॉडी पर लगती है ना, तो वो भी क्या है बाह्य परजीवी है। फिर दूसरा बात करेंगे अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी मतलब अंदर, एंडोपेरासाइट बोलेंगे, अंदर मतलब शरीर के अंदर जो रहेंगे उनको एंडोपेरासाइट है। उसमें आपका लीवर फ्लूक आ गया, एस्केरिस आ गया, तो ये शरीर के अंदर रहती हैं। फिर तीसरा है भाई एक पूर्ण परजीवी होती है, एक अपूर्ण परजीवी होती है। भाई एक तो पूर्ण परजीवी होते हैं, पूर्ण परजीवी कौन सी होती हैं, ऐसे परजीवी जो सिर्फ किस पर निर्भर रहते हैं, अपने परपोषी पर निर्भर रहते हैं, वो खाना वाना बनाने से कोई मतलब नहीं रखते। ऐसे परजीवी जो खुद खाना वाना बनाने से कोई मतलब नहीं रखते कि भाई हम खाना नहीं बना सकते, हम तो किस पर निर्भर है, परपोषी, जो परपोषी करेगा काम हम क्या कर लेंगे, उसे छीन लेंगे, है ना, उसका जो खाना वाना होगा हम चूस लेंगे वो खाना, है ना। तो ऐसे परजीवी क्या बोलते हैं, पूर्ण परजीवी बोलते हैं। तो ये पूर्ण परजीवी जो पूरी तरह से परपोषी पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक भैया, एग्जाम्पल बता दू, अमरबेल, अमरबेल को केसकटा बोलते हैं। अमरबेल जो होती है वो कैसी पीले पीले रंग की देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। अब जो क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल होता तो वो हरे रंग की दिखते ना, तो क्लोरोफिल नहीं है उसके अंदर, तो वो खाना वाना खुद तो बनाती नहीं है ना, तो वो पूरी तरह क्या है, जिस पेड़ पर होगी, जिस पर भी घास पर होगी, उस पर वो क्या है, पूरी तरह से वो निर्भर रहती है। ठीक है। अपूर्ण परजीवी जो है, ये इनमें भाई क्लोरोफिल होता है। अपूर्ण परजीवी जो है वो पूरी तरह से अपने परपोषी पर भार नहीं डालते कि भाई थोड़ा बहुत इसको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, पूरी तरह से यार थोड़ा तो हम भी काम करेंगे। तो अपूर्ण परजीवी कौन से हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होती है। और बैंकी होगी आपकी, स्ट्रीगा हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। चौथा होता है आपका अंडपरजीविता। अंडपरजीविता क्या होती है, इंग्लिश में इसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। जैसे कोयल है और कौवा है, ठीक है, कोयल जो है वो यहां पर क्या है, परजीवी है, और कौवा क्या है, यहां पर परपोषी है। भैया कैसे, समझ में नहीं आया ये बात, है ना, कि भैया आपका कोयल जो है वो परजीवी कैसे होगी, है ना, वो कब से आपकी इस पर कौवे पर, ना तो कौवे के ऊपर रहती है ना कौवे के अंदर रहती है ना, तो कौवा जो है उसके पर ये परजीवी कैसे होगी। तो मैंने कहा ब्रूड जो आपका जो ब्रूड पैरासिटिज्म जो है, ब्रूड पैरासिटिज्म जो है, अंड परजीविता है, ये एक अलग प्रकार का है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोयल है वो अपने अंडे कहां पर देती है, कौवे के घोंसले में देती है। कोयल जो है वो अपने अंडे कहां देती है, कौवे के घोंसले में देती है। क्यों देती है भाई, वहां पर क्यों देती है, क्योंकि वहां पर वो जैसे अंडे देगी तो वहां पर क्या है, उसके जो अंडे हैं वो सेफ रहेंगे। बोला ठीक बात है। तो कौवे को पता नहीं चलेगा कि भाई ये किसके अंडे आ गए, यहां पर पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि कौवे के अंडे और कोयल के अंडे, ठीक है, देखने में दोनों आपस में कैसे लगेंगे, एक जैसे दिखेंगे। तो एक जैसे दिखेंगे तो कोयल को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये मेरे अंडे हैं कि किसी और के अंडे हैं। तो कोयल क्या करती है, उसका घोंसला, कौवे का घोंसला क्या है, यूज करती है। तो कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है, और जो उसके अंडे हैं वो अपना रूप रंग कैसा बना लेते हैं, कौवे के अंडे जैसे ही बना लेते हैं, ताकि कौवे को पता ना चले कि भाई किसके अंडे हैं, और उससे अपने अंडे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ब्रूड पैरासिटिज्म। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का यार, वो है सहभोजिता, कमेंसलिज्म बोलते हैं इसको ना। इसके अंदर क्या है, एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लास्ट नहीं भाई, एक और बचेगा इसके बाद में, सॉरी। सहभोजिता क्या है, कमेंसलिज्म, एक का फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके एग्जांपल देख लो, एक पक्षी बगुला है, एक क्या है, पक्षी बगुला, ठीक है, और एक चारण पशु। चारण पशु मतलब जो पशु चरते हैं ना, तो पशु चर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, पशु चरेगा तो वो क्या करेगा, घास खाएगा, है ना, तो घास नीचे जमीन में लगा हुआ वो खाएगा, ठीक है, घास उखड़ गया वहां से, जब घास वहां से उखड़ेगा तो उसमें से कुछ जानवर निकलते हैं, कुछ छोटे छोटे क्या है जानवर निकलते हैं उस घास में से, है ना, छोटे छोटे जानवर निकलेंगे, और वो छोटे छोटे जानवर जो हैं वो कौन खाता है, ये पक्षी बगुला जो है वो छोटे छोटे जानवर खा लेता है। तो यहां पर क्या है, चारण पशु ने तो अपना क्या, पशु जो है अपना घास खा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है ना, वो तो अपना पशु जो है वो अपना घास खा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर गाने चल गए तो मेरा दिमाग वहां चला गया। वो तो अपना घास खा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर फायदा इसको ये नहीं सोच रहा कि भाई मैं इसका बगुले का क्या फायदा कर रहा हूँ, ये तो बस अपना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बगुला है उसका इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, आम और ऑर्किड। जैसे आम है, ठीक है, आम की डालियों पर क्या है, ये ऑर्किड जो है ये क्या अधिपादप होता है, इपीफाइट है, मतलब ये नीचे नहीं लगता, ये जो पौधा है आम का जो पेड़ है उसकी डालियों पर ये लग जाता है। तो ये आम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, आम का जो पेड़ है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये बस वहां पर उसकी डालियों में रहता है ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, है ना, ये बस अपना शेल्टर लेता है। ऑर्किड जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना, ये अपना आश्रय लेने के लिए वहां रहता है। तो यहाँ पर फायदा किसका हो रहा है, ऑर्किड होगा, आम का कोई नुकसान नहीं हो रहा, लगा तू डालियों पर क्या दिक्कत आ गई, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल है सी एनेमन और क्लाउन फिश।
है ना, सी एनेमन और क्लोन फिश, है ना, ये देख लो भाई, इसके अंदर क्या है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूं थोड़ा सा। ये आपका क्या है, सी एनेमन है, ठीक है, ये सी एनेमन है। इसमें क्या है, यहां पर इसमें क्या है, इसमें है भाई, इसमें है निडोब्लास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो जहरीले सिस्टम है इसके अंदर, है ना, निडोसाइट है इसके अंदर, तो स्टिंगिंग सेल्स हैं। तो निडोसाइट जो है इसके अंदर जहरीले हैं, तो ये क्या करती है, जो क्लोन फिश जो है ना, ये क्लोन फिश जो है वो आके इसके नीचे छुप जाती है, यहां पर आके छुप जाएगी, इसके नीचे आके छुप जाती है। जब इसके नीचे आके छुप जाएगी तो जो शिकारी आएगा ना, जो शिकारी आएगा वो क्या है, इससे डरता हुआ, इनकी जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये जो निडोसाइट है, अपन एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जो निडोसाइट है, इससे डरते हुए वो इसका शिकार नहीं कर पाएगा। तो यहां पर फायदा किसका हो गया, फायदा किसका हो गया, इसका क्लोन फिश का फायदा हो गया। इससे एनिमल का क्या नुकसान होगा, इसके नीचे आके छुपी है, इसको क्या मतलब है ना, छुपी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो शिकारी से सुरक्षा मिल गई इसको ना। फिर है बार्नेकल और व्हेल, बार्नेकल और व्हेल, इसका क्या एग्जाम्पल है, देखो जैसे व्हेल ये है, एक मिनट, ये क्या है, वेल है, एक मिनट, ये मान लो वेल है, ऐसी नहीं होती वेल, लेकिन मान लो, है ना, ये वेल है, ठीक है। इस पर क्या है, यहां पर बार्नेकल जो है यहां पर बैठ जाएगा, यहां पर ये जो बार्नेकल है वो बैठ गया, ठीक है, बैठ गया। अब ये जो वेल जो है वो समुद्र में अलग अलग जगह जाती रहेगी, तो बार्नेकल जो है उसके साथ में बेचारा जाता रहेगा और इसको भी अलग अलग जगह पर खाना मिलता रहेगा ना। तो यहां पर फायदा किसका हो गया, बार्नेकल का तो फायदा हो गया, और वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, इस पर बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, इतना बड़ा शरीर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब बात करेंगे अपन सह उपकारिता की, सह उपकारिता, म्यूचुअलिज्म, इसमें क्या है, दोनों का फायदा होता है, दोनों का इसमें क्या होता है, फायदा होता है। इसमें एक है प्रोटोकोऑपरेशन और एक होता है सिम्बायोसिस। प्रोटोकोऑपरेशन क्या होता है, जैसे क्रोकोडाइल होता है ना, क्रोकोडाइल जो है वो मांस खाता है, आप सबको पता है ना, मगरमच्छ मांस खाता है, ये खाता है। क्रोकोडाइल ने मांस खाया और उसके दांत में देखो मांस फंस जाता है ना, दांत में मांस फंस गया, हाँ दांत में मांस फंस गया, तो अब उसको दिक्कत तो होगी ना यार, क्रोकोडाइल को थोड़ी दिक्कत होगी, भाई दांत में कुछ चीज फंस गई है, तो अपने भी दिक्कत होती है, खाना खाते हैं दांत में फंस जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये जो पक्षी है प्लोवर बर्ड, है ना, ये क्या करता है, इनके बीच में रिलेशन देखो आप, ये जो क्रोकोडाइल है वो अपना मुंह खोलता है, ये जो मगरमच्छ है अपना मुंह खोल देता है, इसके दांत में मांस फंसा हुआ है। ये जो प्लोवर बर्ड है ये ऊपर से उड़ता हुआ आएगा, है ना, और उसके दांत में से क्या निकाल लेगा, वो मांस का टुकड़ा निकाल लेगा, और दोनों का फायदा हो गया, है ना। तो भाई इसका क्या निकल गया, यहां से जो दांत में फंसा हुआ था वो निकल गया, और प्लोवर बर्ड का क्या हो गया, उसका पेट भर गया। इनमें ये खास बात है कि मगरमच्छ जो उस प्लोवर बर्ड को नहीं खाता, जब वो उसके दांत में से वो निकालता रहता है ना, उस टाइम पर वो उसको नहीं खाता कभी भी, है ना। तो ये दोनों का फायदा हो रहा है इसमें। लेकिन इसमें ऐसा है क्या कि भाई क्रोकोडाइल, अगर ये प्लोवर बर्ड ना हो तो क्रोकोडाइल मर जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, दांत में तो फंसा है ना, तो क्रोकोडाइल की मृत्यु पर थोड़ी ना बात आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्लोवर बर्ड और क्रोकोडाइल दोनों साथ में रहेंगे तभी इनका काम चलेगा, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस वो है जिसके अंदर भैया दिक्कत आ जाती है, एक मिनट यार लाइट कम हो रही है। सिम्बायोसिस जो है, सिम्बायोसिस वो होता है जिसके अंदर दिक्कत होती है कि भाई हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर क्या होता है, ये ऑब्लिगेटरी होता है और फिजिकली भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब बाकी की बात कर लेते हैं, ये देखो लाइकेन, लाइकेन अपन ने पढ़ा हुआ है ना, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। सेवाल और कवक, है ना, सेवाल और कवक क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। यार लाइट फ्लक्चुएट कर रही है थोड़ा, कोई नहीं 5 मिनट का हो रहा है। सेवाल और कवक जो है वो साथ में रहते हैं, ठीक है। तो इस लाइकेन का हो गया। परागण में क्या होगा, परागणकारी जो है वो प्लांट को क्या कर लेते हैं, उसका जो परागण करते हैं ना, पोलिनेशन करते हैं। तो यहां पर परागणकारी को क्या फायदा हो रहा है, इसको क्या मिलता था, नेक्टर, मकरंद मिल जाता है, और प्लांट क्या फायदा हो गया, ये क्या हो जाता है, इसका परागण हो जाता है। तो दोनों का फायदा हो रहा है ना। तो ये सर्वोपकारिता हो गया। फिर बर और आपका अंजीर है, ठीक है, ये इनके बीच में, ठीक है, और मौत और यूका के बीच में, इनके बीच में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, इनके बीच में कि भाई साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट इनके बीच में रहता है। तो बर और अंजीर का आपको ध्यान में रखना, और मौत और यूका का। फिर एक ओफ्रिश और मक्षिका। मक्षिका क्या है, मक्खी को बोला है ना, मक्षिका क्या है, मक्खी, ठीक है। ओफ्रिश क्या होता है, ओफ्रिश होता है भैया ऑर्किड प्लांट का ही एक पार्ट है ना, ऑर्किड प्लांट ही होता है एक टाइप का ओफ्रिश, ठीक है। तो ये क्या है, ओफ्रिश, है ना। तो ये ओफ्रिश क्या होता है, इसके जो फूल होते हैं ना, पुष्प जो है अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के तरह की बनाए रखते हैं ना, मादा मक्षिका की तरह, एक मिनट, मादा मक्षिका की तरह बनाए रखते हैं। तो ये ध्यान से देखो भाई, ओफ्रिश जो प्लांट होता है इसके जो फूल होते हैं ना वो कैसे दिखते हैं,
जो फीमेल मक्खी होती है ना, फीमेल जो मक्खी होती है उसके जैसे वो दिखते हैं। मक्खी का मतलब मक्खी है ना, जो फीमेल मक्खी होती है उसके जैसे वो दिखते हैं। अब जो मेल मक्खी है ना, उसको लगता है कि यार फीमेल मक्खी है वो रियल में फूल, है वो रियल में फूल, लेकिन जो मेल मक्खी होती है उसको लगता है कि यार फीमेल मक्खी है। तो जो मेल मक्खी होती है वो किस लिए आती है वहां पर, कोपुलेशन के लिए आ जाती है कि भाई फीमेल मक्खी है, हाँ मेल को लगेगा भाई फीमेल ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या कर लेगा, उसके साथ में कोपुलेशन कर लेगा, है ना। तो कोपुलेशन कर लेगा तो वो है तो रियल में क्या, वहां पर रियल में वो क्या है, फूल है, लेकिन मेल को क्या लग रहा है कि ये फीमेल है, मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी बोलो, मक्खी मान लो चाहे, तो उसको लगेगा कि ये क्या है। एक मिनट यार, लाइट आपको भी शायद रोशनी कम ज्यादा हो रही होगी, पता नहीं कैमरे में पता चलेगा नहीं चलेगा। चलो, मधुमक्खी जो मक्खी है वो है फूल, ठीक है, लेकिन वो उसके जैसे दिख रही है, तो जो मेल जो मक्खी है वो क्या है, कंफ्यूज हो जाती है। तो वो क्या कर लेते हैं, सोचेगा कि यार फीमेल मक्खी है, तो उसको क्या कर लेगी, कोपुलेशन कर लेगी। भैया ठीक बात बोल रहे हो आप, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सूडो कोपुलेशन बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, सूडो कोपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो मेल मक्खी है ना उससे क्या हो गया, जो फूल जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर पोलिनेट हो गया, है ना, वो क्या हो गया, यहाँ पर पोलिनेट हो गया। तो यहाँ पर धोखा हुआ है, किसके साथ में धोखा हुआ है, मेल के साथ में धोखा हुआ है ना उसको, है ना, उसको फीमेल जैसे दिखा के और फूल के साथ में क्या है, कोपुलेशन करवा दिया आपने, ठीक है। भाई जिसकी से दिख रही थी वो फीमेल मक्खी जैसी दिख रही थी, था क्या वो फूल, है ना। धोखा किसके साथ में हुआ, मेल के साथ में, क्यों, क्योंकि वो तो बेचारा किसके चक्कर में जा रहा है कि भाई फीमेल है ना, तो इसलिए उसने कोपुलेशन किया, असल में वो था फूल था। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सूडो कोपुलेशन बोलते हैं। और ये क्या है, लैंगिक कपट है, ये क्या है, लैंगिक कपट, इंग्लिश में जो सेक्सुअल डेसिट बोलते हैं, इसके साथ में धोखा होना, है ना। तो सेक्सुअल धोखा हुआ किसके साथ में, मेल मक्खी के साथ में, यहाँ पर सेक्सुअल धोखा हो जाता है। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया अपना ना, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में तो मिलेंगे आज, और ना उसके अलावा अगले चैप्टर कल शुरुआत करेंगे। तो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कल के लेक्चर तक तो थोड़ा समझ में आ रहा था, आज तो कोई खास ना था नहीं, बाकी ठीक है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।